गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम मंत्री परिषद का आज अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने मंत्री परिषद के गठन के संबंध में जो भी हमारे संवैधानिक प्रावधान थे उसके बारे में अध्ययन किया था। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। देखिए, हमने ये समझा मंत्री परिषद के गठन से संबंधित कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। इस बात को हमने कल स्पष्ट किया था। तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये बात इस पर समझ में आ गई थी। साथ ही हमने ये भी समझा कि कोई भी मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, तब जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत रहेगा तब तक वो अपने पद पर रहेगा, और नहीं तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। तथा हमने ये भी समझा कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तथा राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उसी के बाद वे अपने कार्यभार को संभालेंगे। यानी सभी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य है या नहीं है, अगर नहीं है तो आगामी 6 महीने के भीतर उसको हमारे संसद का किसी भी सदन के उसका सदस्य होना जरूरी है, अर्थात सांसद होना जरूरी होगा। ठीक है। मंत्रियों के वेतन और जो भत्ते मिलते हैं वो यहाँ तो वो राष्ट्रपति के आदेशानुसार या हमारे संसद कानून के द्वारा उसको निर्धारित करेगी। ये हमने बिल्कुल कल गठन से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को समझा था। साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि जो मंत्री परिषद का जो आकार है वो प्रधानमंत्री से जितनी भी मंत्रियों की कुल संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ये भी हमने स्पष्ट किया था। तथा ये भी स्पष्ट किया था कि किसी भी दल बदलू आदमी को, जिसने एक दल बदल के दूसरे दल में आ गया है, ऐसे दल बदलू आदमी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा और उसकी संसद की सदस्यता भी अयोग्य उसको घोषित कर दिया जाएगा। यानी उसको संसद की सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। तो ये भी हमने प्रावधान स्पष्ट कल किए थे। ठीक है। आशा करता हूँ सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज हम देखेंगे उसके आगे के रूप में कि हमारे जो मंत्री हैं, इन मंत्रियों का जो चयन करते हैं या मंत्रियों को चुनते हैं वो क्या आधार क्या है, किस आधार पे है। देखो, हमारे जो लोकसभा है, हमारी मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, संघ सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसमें करीब 100 के आसपास से 100 के ऊपर मंत्री होते हैं। लगभग हमारी लोकसभा के 15% तक वो मंत्री होते हैं। अब सोचो कि इन सभी मंत्रियों को कैसे चुनते हैं, क्या कोई योग्यता होती है, किस किस आधार पे? तो देखो, सबसे पहले तो ये देखा जाता है मंत्रियों को चुनते समय कि शासक दल में विभिन्न सदस्यों की स्थिति क्या है, अर्थात जिस दल को बहुमत मिला है वो दल सरकार का निर्माण कर रहा है, सरकार बना ली है। और मंत्रियों को बनाते समय ये देखा जाएगा कि जो विभिन्न सदस्य हैं उसमें स्थिति क्या है। कहने के तात्पर्य सबसे वरिष्ठतम सदस्य, सबसे कुशल, अनुभवी, जानकार सदस्य, या फिर उनको एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, या फिर उन्होंने एक लंबे समय से विभिन्न मंत्रालयों में काम किया है, या फिर उनकी पार्टी में क्या कद है, पार्टी में उनकी क्या स्थिति है, इन सबको देखा जाता है सबसे पहले। यानी प्रमुख पार्टी के कर्ता धर्ता, प्रमुख निर्णायक जो सदस्य हैं उनको तो मंत्री बनाना तय है। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन देखी जाती है कि राष्ट्र के विभिन्न समुदाय, यानी हमारे हिंदुस्तान एक विभिन्न धर्मावलंबी विविधता वाला देश है, तो विभिन्न समुदायों में सामंजस्य बैठाया जाता है। सबसे पहले धर्म आधारित, यानी ब्राह्मण, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको थोड़ा थोड़ा प्रतिनिधित्व मिले। तथा जो प्रमुख जातियों की जो भूमिका रहती है वो भी जातियों का वर्चस्व या जो है उसको भी प्रमुखता से ध्यान से देखा जाता है। तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व भी देखा जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे राजस्थान से सबसे ज़्यादा सीटें मिली है तो सबसे ज़्यादा मंत्री भी राजस्थान से बने, ऐसा जरूरी नहीं होता है। भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से मंत्री बनाए जाते हैं। भले ही उस राज्य से एक सदस्य जीत कर आया हो, ये 2 या सबसे ज़्यादा,
सबको बराबर लगभग औसतन सबको बराबर का एक प्रतिनिधित्व मिले, ताकि ये कभी को किसी को ये एहसास नहीं हो नहीं हमारा तो कोई इसमें केंद्र में कोई हमारा प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है। तथा संसद के दोनों सदनों के उचित प्रतिनिधित्व, यानी वाली लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का उचित प्रतिनिधित्व भी इसमें दिया जाता है। ठीक है। विभिन्न वर्गों का यानी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, इन सभी ST SC सबको बराबर का प्रतिनिधित्व उसमें दिया जाता है। इन सभी प्रमुख तत्वों पर विचार करके ही हमारे मंत्रिपरिषद का गठन मतलब विस्तार किया जाता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य बनाए जाते हैं। आपको स्पष्ट हुआ? तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इन तर्क और इन बातों को आप रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, कई बार आपके दिमाग में इस प्रश्न स्वाभाविक रूप से पैदा होता है कि मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कोई दो अंतर बताइए, तो आप बड़े विचित्र में कि क्या चीज़ है, कैसे है, इसको समझना है बेहद आसान, कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन समझना बेहद जरूरी होता है। आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो, हमारी संघ सरकार पढ़ रहे हो, तो दूसरी जो हमारी संसदीय व्यवस्था का जो स्वरूप है ये आपको समझ में आ गया तो राज्यों का स्वरूप ऑटोमेटिक आपको स्वाभाविक तौर पर समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों में संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो देखो आओ, मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा व्यापक विस्तृत शब्द है। मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री के स्तर होते हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री है, जितने भी मंत्री होते हैं सब कुछ शामिल मंत्रिपरिषद में होते हैं। जितने भी मंत्री होंगे वो सब किस में शामिल होंगे? मंत्रिपरिषद। इसलिए मंत्री शब्द अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, विस्तृत शब्द है। सभी प्रकार के मंत्रियों को समायोजन मंत्रिपरिषद में किया जाता है। लेकिन मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री के सदस्यों को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है, दूसरों को नहीं। ये बात आपको स्पष्ट तौर पर समझनी है। आई बात समझ में? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हीं को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, संविधान में मंत्रिपरिषद की यानी हमारा जो मूल संविधान था उसमें मंत्रिपरिषद की शब्द की ही व्याख्या की गई है, यहाँ पे उसकी ही चर्चा है। मंत्रिपरिषद का ही उल्लेख मिलता है, मंत्रिमंडल का नहीं, अर्थात कैबिनेट का नहीं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब मंत्रिमंडल शब्द को भी अनुच्छेद 352 में शामिल कर लिया गया है। इसलिए आप मंत्रिमंडल शब्द का भी कहें तो ये 352 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल कर लिया गया। लेकिन मूल संविधान में किस शब्द का उल्लेख था? मंत्रिपरिषद का। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो मंत्रिपरिषद है जिसमें सभी प्रकार के मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाता है, तो एक एक करके देखते हैं कि हमारे मंत्रिपरिषद के कितने स्तर होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या क्या, सभी एक एक करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सभी मंत्रिमंडल के तौर पे जाने जाते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री का अर्थ क्या होता है? देखो, भारत सरकार के सबसे बड़े से बड़े और प्रमुख मंत्रालय होते हैं और उन मंत्रालय के जो प्रमुख होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री सबसे उच्च स्तर का मंत्री होता है और प्रमुख होता है और अपने विभाग का मुखिया होता है। समझे? यानी कैबिनेट मंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं और इनसे मिलकर ही मंत्रिमंडल बनता है। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री अपने विभाग या मंत्रालय का प्रमुख होता है। बात इस पर समझ में आई? अपने विभाग का प्रमुख होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल तौर पे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आप देखेंगे जल संसाधन मंत्रालय, इस प्रकार के जो बड़े से बड़े मंत्रालय होते हैं वो सब कौन से होंगे? कैबिनेट मंत्रालय। अर्थात मतलब इसको कहेंगे, यूं कहेंगे कि एक प्रकार से प्रमुख मंत्रालय जिनके मुख्य होंगे वो कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री होंगे। बात स्पष्ट है? तो आपको मैंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के सबसे बड़े से बड़े और प्रमुख जो मंत्रालय एवं विभाग होते हैं उनके जो मुखिया होंगे उनको क्या कहेंगे? कैबिनेट मंत्री। बात स्पष्ट हुई? और ये अपने विभाग के प्रमुख और सर्वोच्च मंत्री होते हैं। स्पष्ट हुआ? ये कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। अगला है राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री इंग्लिश में कहें स्टेट मिनिस्टर। तो बच्चों यहाँ पे इस पर समझना, राज्य के शब्द आते हैं आपके दिमाग में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ऐसा नहीं आना है। राज्य का अर्थ यहाँ राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राज्य का
यहाँ पे अर्थ है कि सेकेंड स्टेज के या द्वितीय स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको प्राय हमारे राजनीतिक व्यवस्था में राज्य मंत्री कहते हैं। आई बात समझ में? तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो तकनीकी तौर पे यूँ देखा जाए तो तकनीकी तौर पे कैबिनेट मंत्री से कम महत्वपूर्ण तो नहीं होते हैं, लेकिन ये कभी भी मंत्रिमंडल की अर्थात कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। इस पर समझ लेना कि ये कभी भी कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। जब कभी भी कोई भी होगी बैठक उस समय ये लोग वापस मतलब कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, लेकिन ये जो भी काम होता है वो कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में रहकर काम करते हैं। अर्थात ये जो राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं और ऐसे मंत्रियों के कार्यों का आवंटन संबद्ध कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किया जाता है। अर्थात हर एक बड़े मंत्रालय आप देखेंगे भारत सरकार में गृह मंत्रालय एग्जाम्पल के लिए, अब गृह मंत्रालय में अकेले कैबिनेट मंत्री सब कुछ काम नहीं संभाल सकते। बहुत बड़ा विभाग है पूरे भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जिसमें क्या करेंगे 2 या 3 या 4 राज्य मंत्री होंगे। उनको पर्टिकुलर अपना अपना विभाग सौंप रखा होगा कि आपका ये काम है, आप ये काम करो, और ये सभी अपने काम के प्रति रिपोर्ट किसको करेंगे? कैबिनेट मंत्री। और जब भी संबंधित विभाग की मीटिंग होगी तो कैबिनेट मंत्री ही उसमें शामिल होंगे, राज्य मंत्री नहीं होंगे। आई बात समझ में? ये होते हैं राज्य मंत्री। एक श्रेणी और है जिसको कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अब ये क्या है? देखो, कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो इतने बड़े भी नहीं लेकिन इतने छोटे भी नहीं कि किसी उस विभाग को किसी अन्य के साथ जोड़ दें। ठीक है, जैसे आप समझिए जैसे कंपनी मामला, ठीक है, खादी मंत्रालय, तो ऐसे कुछ होते हैं विभाग। तो फिर उनको क्या किया जाता है? उनका जो मंत्री होता है उसको राज्य मंत्री कहेंगे और स्वतंत्र प्रभार, यानी वो किसी के अधीन नहीं है, कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष ही वो होता है। लेकिन कैबिनेट मीटिंग में वो भाग नहीं लेता है। वो भाग तभी ही लेगा जब उस दिन कैबिनेट मीटिंग में उससे संबंधित, उसके विभाग से संबंधित कोई मुद्दा हो तो ही वो जाएगा, अन्यथा वो कभी भी कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेगा। बात समझ में आई? एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष ही होते हैं। ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और सर्वोच्च होते हैं। इनको कैबिनेट बैठक में तभी बुलाया जा सकता है जब इनके विभाग का कोई मुद्दा हो। बात स्पष्ट हुई कि इनके विभाग से संबंधित कोई मुद्दा हो तभी जाते, नहीं तो ये अपनी जगह पर रहते हैं। ठीक है, ये हो गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, अब अगला एक आता है उप मंत्री। अब देखो, पिछले एक दशक से या यूँ समझे कि पिछले 10, 15, 20 सालों से उप मंत्री का थोड़ा सा कम हो गया है उसके प्रति रुचि, लेकिन है इसका प्रकार है, मंत्रिपरिषद में इसको भी शामिल किया जाता है। पहले यूँ कहेंगे कि 1960, 70, 80, 90 के दशक में इसका उप मंत्री भी खूब बनाए जाते थे। देखो, उप मंत्री क्या होते हैं? उप मंत्री एक प्रकार के जूनियर मंत्री होते हैं, कनिष्ठ मंत्री होते हैं। जूनियर सबसे नए नए, जो पहली बार जीत के आए हैं या फिर जो नए नए हैं, युवा हैं, ऐसे सभी को किसी भी कैबिनेट मंत्रालय हैं या राज्य मंत्री हैं, इनके किसी के अधीन में उसको जोड़ दिया जाता है। अब ये अपने विभाग के स्वतंत्र प्रमुख नहीं होते हैं। प्राय नए राजनीतिज्ञों को मंत्री संबंधित दायित्वों का आरंभिक प्रशिक्षण देने के लिए उप मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और नहीं उनमें भाग लेते हैं, अर्थात कैबिनेट की बैठक में भी भाग नहीं लेते। कभी भी ये कभी कैबिनेट में जाते नहीं हैं, उनका दरवाजा भी देखते नहीं हैं। नए नए हैं, जीत कर आए हैं, उनको एक प्रकार का राजनीतिक प्रशिक्षण या मंत्री पद को कैसे संभाला जाता है, इसलिए उनको किसी भी विभाग के साथ में जोड़ दिया जाता है। यही बात समझ में? उनको जोड़ दिया जाता है और वो सब काम देखते रहते हैं, संभालते रहते हैं और अपने स्तर तक वो सीमित रहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं उप मंत्री। तो अभी हमने देखे हमारे मंत्री परिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ये सभी शामिल किसमें होंगे? मंत्री परिषद में। बात स्पष्ट हुई, ये सभी इसमें शामिल माने जाएंगे। अब देखो, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था कि वाजपेयी सरकार ने 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा एक और बदलाव किया था। ये क्या था कि हमारे जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में एक लोकतंत्र ऐसा है कि यहाँ पर इससे पहले जो मंत्रियों की संख्या हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, 150, 200 तक हमारे मंत्री कुछ मंत्रिपरिषद के सदस्य हो जाते थे।
तब इससे क्या होता है, हर एक के लिए वेतन, भत्ते, आवास, आना जाना, फिर स्टाफ सुविधाएं, इतना वित्तीय बोझ पड़ता था कि हमारी सरकार को बहुत ही भयंकर रूप से एक आर्थिक दबाव से गुजरना पड़ता था। तब ये वाजपेयी सरकार ने संशोधन करके 15% की बाध्यता रख दी। लेकिन अब आपको पता है हिंदुस्तान में ऐसे कई कद्दावर नेता होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई राजनीतिक पद और राजनीतिक उनको प्रतीक के तौर पे कोई ना कोई छोटा मोटा पद देना पड़ता है ताकि अपना राजनीतिक समीकरण सही बैठे, आगे आने वाले चुनाव में भी उनको विजय मिलती रहे। तो इस प्रकार के जातिगत राजनीतिक समीकरण बैठाने के लिए कहीं ना कहीं अब मंत्री तो बना नहीं सकते क्योंकि संविधान में संशोधन ऑलरेडी हो चुका है। तब क्या करें, तब एक नया विकल्प निकाला जिसका नाम था संसदीय सचिव। अब देखो, संसदीय सचिव इसको मंत्री कहें या न कहें, इस बात पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आपको पता है मंत्री वही हो सकता है जिसको राज्य में राज्यपाल शपथ दिलाता है और केंद्र में राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। लेकिन बड़ा रोचक बात यह है कि संसदीय सचिव को शपथ राज्य में मुख्यमंत्री दिलाता है और केंद्र में प्रधानमंत्री शपथ दिलाता है। तो आप सोचो कि जब उसको शपथ न तो राष्ट्रपति दिलाते हैं न राज्यपाल दिलाते, तो क्या उसको मंत्री कहेंगे? तो नहीं कहेंगे। तो जब नहीं कहेंगे तो जितने चाहे इतने संसदीय सचिव बना सकते हैं। अब संसदीय सचिव में यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। इनके पास गाड़ी होती है, बंगला होती है, स्टाफ होता है और भी सब सुविधाएं होती हैं। एक मंत्री से किसी प्रकार से भिन्न नहीं होता है, पर बस शपथ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री दिलाते हैं और राष्ट्रपति नहीं। तो जब राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं तो मंत्री कह नहीं सकते, और जब नहीं कह सकते तो फिर इनको आप संसदीय सचिव नाम से जाओ, जितने चाहो उतने बना सकते हो। आप देखेंगे राजस्थान सरकार ने, वसुंधरा राजे सरकार ने, आप देखेंगे 6-7 संसदीय सचिव हुआ करते थे। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक नई जाति राजनीतिक समीकरणों को सेट करने के लिए एक नया तरीका निकाला संसदीय सचिव। अब ये क्या है, इनको विभागीय मंत्रियों को ये जो है, ये जो अलग अलग विभाग या मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं उनके प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में इनको सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। जब भी संसद का सत्र चल रहा हो उस समय उनके हेल्प का काम करते हैं संसदीय सचिव, और उसके पास कोई काम नहीं होता है। तो ये समझा हमने कि संसदीय सचिव क्या होता है, किस प्रकार की स्थिति है, क्या इसको मंत्री कहें या ना कहें, इन सब का मैंने आपको पूरा जो भी उल्लेखित प्रावधान है उसको स्पष्ट किया। तो ये हमने समझा संसदीय सचिव। तो देखो, ये हमने आज मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री और संसदीय सचिव, इस सब के बारे में स्पष्ट तौर से सबका उल्लेख हमने किया। ठीक है, अब हम हमारी पुस्तकों में कई बार कुछ हमारे प्रमुख राजनीतिक चिंतक हैं या फिर जो विचारक हैं उनके कुछ कथन हैं। तो मंत्रिपरिषद के बारे में उन्होंने किसने क्या क्या कहा है, तो मैं आपको एक रिपीट कर लेता हूँ। एक है रैमजी मेयर। रैमजी मेयर कहते हैं कि मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है। मंत्रिमंडल है वो राज्य के जहाज का परिचालक यंत्र है। ग्लेडिस्टन है, वो भी यही कहते हैं कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। क्या सोचो कि कितनी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से सर जॉन मेरिट भी कहते थे कि मंत्रिमंडल वह दूरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। तो ये कुछ कथन है, आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, याद रखें किसने क्या कहे कि इसके कथन आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा आज की कक्षा में कि मंत्रिपरिषद के प्रकार और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में प्रमुख अंतर।